नमस्ते। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जो हमारे पैरों के ठीक नीचे है, लेकिन भारत को जिंदा रखती है। ये सिर्फ धूल या पत्थर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती कहानी है जो हमारी मिट्टी में लिखी हुई है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जिसे सोचना भी मुश्किल है। 1-4 अरब। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये है भारत की आबादी। और यही वो नंबर है जो आज की हमारी पूरी बातचीत को एक पर्सपेक्टिव देता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी आबादी, 1.4 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरना हो, तो शुरुआत कहां से होगी? क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से या नई नई टेक्नोलॉजी से? जवाब इससे कहीं ज्यादा जमीनी और गहरा है। शुरुआत होती है जमीन से। बिल्कुल जमीन से। हमारी थाली में जो भी अन्न का दाना है, हमारी इंडस्ट्रीज को जो चीज चलाती है, हमारी इकोनॉमी की जो नींव है, सब कुछ हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी पर ही तो टिका है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत की जमीन के नीचे आखिर है क्या। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स इकोसिस्टम है। तो सवाल उठता है, मिट्टी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये पृथ्वी की स्किन है, उसकी त्वचा। ये वो सबसे ऊपरी परत है जिसे बनने में लाखों साल लगे हैं। कैसे? चट्टानों के टूटने से, मौसम की मार से, और ना जाने कितने पेड़ पौधों और जीवों के जिंदगी और मौत के साइकिल से। पर कभी सोचा है, हर जगह की मिट्टी अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि उसे बनाने की रेसिपी अलग है। मतलब वो किस चट्टान से बनी है, जमीन सीधी है या ढलान वाली, वहां का क्लाइमेट कैसा है, गर्मी, नमी, हवा, और कौन से पेड़ पौधे वहां उगते हैं। ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि मिट्टी कैसी होगी। और इसीलिए भारत जैसे डाइवर्स देश में इतनी अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है। अब इतनी वैरायटी है तो इसे समझने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए, है ना? एक तरह का नक्शा, एक ऑफिशियल क्लासिफिकेशन जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स कोड को हमारे लिए आसान बना दे। और ये जरूरी काम किया 1963 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने। उन्होंने पूरे देश की मिट्टी की स्टडी की और उसे एक साइंटिफिक तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बांटा। तो ICAR के मुताबिक भारत में मोटे तौर पर 8 तरह की मिट्टियां हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और भी हैं। तो चलिए इनमें से जो सबसे जरूरी हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 3 बड़ी मिट्टियों की जो सच में भारत की खेती की रीढ़ हैं। यही वो मिट्टियां हैं जो करोड़ों लोगों का पेट भरती हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। कहानी एकदम साफ है। सिर्फ जलोढ़ और लाल मिट्टी को ही मिला दें तो देश का लगभग 3/4 हिस्सा कवर हो जाता है। और जब इसमें दक्कन ट्रैप की विशाल काली मिट्टी को भी जोड़ लेते हैं तो यह समझना आसान हो जाता है कि क्यों ये 3 मिट्टियां ही भारत की खेती की किस्मत तय करती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। इसे भारत का एग्रीकल्चरल पावर हाउस कह सकते हैं, देश की ब्रेड बास्केट। देश के लगभग 46% हिस्से पर यही मिट्टी फैली है और यह सबसे ज्यादा उपजाऊ भी है। अब मजे की बात यह है कि जलोढ़ मिट्टी भी एक जैसी नहीं होती। इसका रूप बदलता है अपनी यात्रा के हिसाब से, पहाड़ों से मैदानों तक। जैसे पहाड़ों के ठीक नीचे ये भाबर कहलाती है, मोटी कंकड़ वाली। उससे थोड़ा नीचे आए तो तराई का इलाका है जो नम और दलदली होता है। और फिर मैदानों में जो ऊंचाई पर पुरानी मिट्टी है वो है भांगर, और जो नदी के पास नई और ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जमा होती है उसे कहते हैं खादर। अच्छा, अब चलते हैं एक ऐसी मिट्टी की तरफ जिसका नेचर, जिसका स्वभाव बिल्कुल अलग है, काली मिट्टी। इसे प्यासी धरती भी कहा जाता है। और क्यों, ये अभी पता चलेगा। काली मिट्टी के ना 2 चेहरे हैं। बारिश के मौसम में ये फूल कर एकदम चिपचिपी हो जाती है, इतनी कि इस पे काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन असली जादू तो गर्मियों में होता है। ये सूख कर सिकुड़ जाती है और इसमें बड़ी बड़ी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। और इन्हीं दरारों से ऑक्सीजन मिट्टी में गहराई तक पहुंचती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई खेत की जुताई कर रहा हो। इसीलिए इसे सेल्फ प्लाउइंग या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। कमाल है ना, ये अपना काम खुद कर लेती है। और हाँ, इसका एक और बड़ा फेमस नाम है रेगुर या ब्लैक कॉटन सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है ये कपास यानी कॉटन उगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। हमारी लिस्ट में तीसरी बड़ी मिट्टी है लाल मिट्टी। इसकी पहचान ही इसका लाल रंग है। पर यह रंग आता कहां से है? इसका राज इसके बनने के तरीके में छिपा है। देखिए, ये मिट्टी बनती है ग्रेनाइट जैसी पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों के टूटने से।
और इसमें होता है ढेर सारा आयरन ऑक्साइड और बस इसी वजह से इसका रंग लाल होता है। ये आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा जैसे कई राज्यों में मिलेगी। और हाँ, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू जैसी फसलों के लिए ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। चलिए, अब उन मिट्टियों की बात करते हैं जो कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में बनती हैं, मतलब या तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर या फिर एकदम सूखे इलाकों में। यहाँ दो एकदम ऑपोजिट मिट्टियों का कंपैरिजन है। एक तरफ है पहाड़ों की मिट्टी, ह्यूमस से भरपूर, थोड़ी एसिडिक, चाय, कॉफी और मसालों के बागानों के लिए तो जैसे जन्नत। और दूसरी तरफ है रेगिस्तान की मिट्टी, पूरी तरह रेतीली, न्यूट्रिएंट्स भी कम। लेकिन हाँ, अगर सिंचाई का इंतजाम हो जाए तो इसमें भी कुछ फसलें उग सकती हैं। एक और बहुत ही अनोखी मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। ये उन ट्रॉपिकल इलाकों में बनती है जहां तापमान भी बहुत ज्यादा होता है और बारिश भी बहुत भारी होती है। होता क्या है कि भारी बारिश की वजह से सिलिका जैसे तत्व बह जाते हैं और पीछे रह जाता है सिर्फ लोहा और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये मिट्टी काजू, चाय, कॉफी जैसी प्लांटेशन फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हमने देखा कि भारत की मिट्टी कितनी विविध और कितनी रिच है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, इस कीमती खजाने का, इस जमीन का भविष्य क्या है? सच तो ये है कि हमारी ये विरासत आज खतरे में है। सॉइल इरोजन मतलब हवा और पानी से मिट्टी की ऊपरी परत का उड़ जाना या बह जाना, पेड़ों की कटाई, ओवरग्रेजिंग यानी जानवरों का जरूरत से ज्यादा चरना और गलत तरीके से खेती, ये सब मिलकर उस कीमती टॉप सॉइल को खत्म कर रहे हैं जिसे बनने में सदियां लग गई थीं। भारत की मिट्टी अपने आप में लाखों साल के इतिहास की एक कहानी है। ये इसके जियोलॉजिकल पास्ट की एक जीती जागती दास्तान है। अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी का अगला चैप्टर, हमारा चैप्टर, क्या कहेगा? क्या हम इसे बचा पाएंगे या इसे यूं ही खत्म हो जाने देंगे? फैसला हमारे ही हाथों में है।